beats by Dallas make it hurt. Good evening. I hope you all are doing great. I hope you all are सेफ एंड हेल्दी। और अपन ने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चालू किया था, तो आज अपन इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। अपन जो अपन ने थर्ड चैप्टर चालू किया था अपन उससे आगे बढ़ाएंगे। अपन ने पिछली क्लास तक सिर्फ 10th स्टैंडर्ड को रिवाइज किया था, 10th स्टैंडर्ड को स्ट्रॉन्ग किया था। आज अपन 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस होंगे। आज मैं तुम्हें 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम नेही जैन। वी बोथ नो each other very well, or we know that we are doing this, we are aiming together, so we have a game strong. उससे पहले पढ़ ले 11th जेई नीट की जो टेलीग्राम की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें, टेस्ट सीरीज़ के फीचर्स आपको पता चल सकें। उससे मुझे याद आया कि आपने पहली टेस्ट सीरीज़ पिच कर ली होगी। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो, बट आपका परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है, आपकी गलतियां मैटर करती है और आपने क्या नया नॉलेज सीखा वो मैटर करता है। तो इट्स ओके अगर आपका पेपर अप टू द मार्क नहीं गया है, या फिर डोंट बी सो ओवरवेल्म्ड अगर आपका पेपर बहुत अच्छा चले गया है। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी। आप मटेरियल के लिए parle.in की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और मुझे इसी से याद आया कि मैं अपने जेई के नोट्स जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे मेरे टाइम पे, मतलब जब मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम दी थी, ऑफलाइन कोचिंग करी थी, तो उस टाइम पे मेरे जो नोट्स थे जो मेरे टीचर्स ने बनवाए थे, जिनके हेल्प से मैंने सारी की सारी एग्ज़ाम्स अपीयर करी हैं, वो नोट्स मेरे पास हैं। तो मैं उनकी हेल्प से और मुझे जो लगता है कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा वो सब कुछ देखते हुए अब अपने नोट्स को रेफ़र करके पढ़ाने लगी हूँ। तो मैं जैसे जैसे बोलते जाती हूँ वैसे वैसे मैं लिखते जाती हूँ और वैसे वैसे मैं आप लोगों को समझाते जाती हूँ। तो अब वो थोड़ी ज़्यादा क्लासरूम वाली, थोड़ी ज़्यादा पेन पेपर वाली, जो अपन नोटबुक के लास्ट पेज पे किसी फ्रेंड से क्वेश्चन समझते थे वैसी वाली वाइब है। तो फिर भी फीडबैक्स आर वेलकम एंड आई होप ये बेनिफिशियल होगा। विदाउट एनी डीले लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने अभी तक अपना 10th स्टैंडर्ड को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब आपके 10th स्टैंडर्ड में कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। अब आपको 10th स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए, और जो भी टेबल पिछले साल एनसीईआरटी में थी या फिर जो फॉर्मूलाज थे वो अब आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, और वो हमारा बेस है। और हमने कुछ और आइडेंटिटीज़ वेरीफाई करी थी या डिराइव करी थी, जो भी आप कहना चाहें, वो भी अब हमें आगे फ्यूचर के लिए याद रखनी है, वो क्वेश्चंस में हेल्प करती हैं। तो एंगल मेजरमेंट इज़ अबाउट द एंगल भी अपने को बहुत टाइम से पता है, 7th या 8th स्टैंडर्ड से अपने को पता है कि एक एंगल, ये एंगल वर्ड क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ वही हैं जो अपन ने 10th में पढ़े थे, जो अपन ने 10th में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद डोमेन और रेंज क्या होता है वो अपने को पता चल चुका है। पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फंक्शंस की डोमेन और रेंज, मतलब ये कंटिन्यूएशन है अपने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर का। तो ये पार्ट हमारे लिए टोटली न्यू है, और एंगल्स के ऊपर जब हम ऑपरेशन करेंगे वो पार्ट भी हमारे लिए एकदम न्यू है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंगल मेजरमेंट से, और हमेशा की तरह अपन उससे स्टार्ट करेंगे जो हमें ऑलरेडी आता है। तो हमें ऑलरेडी एंगल के बारे में क्या पता है। एंगल क्या होती है? एंगल एक इनिशियल एक रे होती है जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है उस पे से एक और रे अगर रोटेट करती है तो इन दोनों के बीच में जितना रोटेशन हुआ, इन दोनों के बीच में जो रोटेशन हुआ वो क्वांटिटी होती है एंगल। क्या ये बात सही है? क्या ये बात जो हम इतने टाइम से पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं या एंगल को जो समझते आए हैं वही कहा मैंने? ये एक रे है जिसका ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब ये रे यहाँ से यहाँ तक है, और ये उसके ऊपर एक और रे है और ये गोल गोल घूम रही है। तो ये इसके बीच में एंगल बनते जा रहा है। ये कितना एंगल है? 0 डिग्री।
ये होगा अगर 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल। ये वाले बेसिक एंगल्स हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिए थे एंड वी नो दीज एंगल्स। तो अगर हमें अब एंगल के बारे में इतना पता है और ये रोटेशन का ही दूसरा टर्म है एंगल, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब रे पॉजिटिव सेंस में रोटेट कर रही है, मतलब हम रोटेशन का डायरेक्शन ये मानते हैं इन आवर डेफिनेशन, तो जब रे इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रोटेशन और पॉजिटिव एंगल, which is nothing but anti-clockwise। मतलब जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। और वहीं अगर ये जो रे है ये नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल ऐसा बनने की बजाय ऐसे बना है। क्या कहा मैंने, ये एंगल ऐसा बनने की बजाय ऐसे बना है, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। ये था हमारा पॉजिटिव एंगल, पर ये एंगल ऐसे बनने की बजाय ऐसे बन गया, मतलब वो नीचे की तरफ रोटेट हो गया, तो ये कहलाएगा नेगेटिव एंगल। और वो कैसा रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अब हमने एंगल मेजर कैसे किया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अभी हमने क्या वर्ड यूज़ किया इन सब में, डिग्री। मतलब डिग्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब ये एक यूनिट है जिससे हमने एंगल को मेजर कर लिया। हमने 0 डिग्री एंगल बनाया, हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, हमने 180 डिग्री एंगल बनाया। तो ये सारे के सारे एंगल्स के मेजरमेंट का यूनिट है। ये जो भी डिग्री हम मेंशन कर रहे हैं ये बस एक मेजरमेंट यूनिट है। तो अगर ये एंगल 360 डिग्री कहलाता है, अगर ये एंगल 360 डिग्री कहलाता है, मतलब 1 डिग्री क्या हुआ, हम अगर डिग्री को डिफाइन करना चाहें, डिग्री की डेफिनेशन बताना चाहें, तो हम कैसे कहेंगे। हमें ये तो पता है कि हम ऐसी क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन हमेशा 1 यूनिट से बताते हैं, ओम की डेफिनेशन या फिर और भी जो हमने टर्म्स पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में, उनकी सबकी डेफिनेशन हमने 1 यूनिट को लेके ही डिफाइन करी थी। तो इसको भी अगर हम 1 यूनिट से डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, मतलब एक पूरा रिवोल्यूशन, एक पूरा रोटेशन 360 डिग्री में पूरा होता है, तो 1 डिग्री क्या होगा, 1/360th part of complete rotation is called degree। तो ये है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं और इतने टाइम से हम इसे यूज करते आ रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये बात पता होगी, पर जैसे मैं क्लॉक का एग्जाम्पल लेती हूँ, ऐसे बना लेती हूँ, हाँ, तो एक और मिनट, अरे यार कोई बात नहीं, ये आप समझ गए मैं बनाना क्या चाहती थी। तो ये हमारा है पूरा का पूरा, अरे अरे अरे, ये है हमारा पूरा 360 डिग्री, ये बात तो हमें पता है। अब अगर एक क्लॉक होती है जिसमें
जब पूरा 1 घंटा हो जाता है तो उसके अंदर 60 मिनट होते हैं। कुछ तो गड़बड़ है आज। मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो वैसे ही जब हमारा इधर 360 डिग्री पूरा हो रहा है तो जो 1 डिग्री होती है उसमें 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट को हम मैथमेटिकली, 60 मतलब 60, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा के या डैश लगा के, प्राइम लगाकर, इसको प्राइम भी कहते हैं, मतलब ए डैश को ए प्राइम भी कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब सेकेंड्स पे डबल डैश लगा देते हैं या डबल प्राइम लगा देते हैं, तो ये हो जाते हैं 60 सेकेंड्स। तो अगर हम डिग्री को अच्छे से डिफाइन करें तो डिग्री पहली चीज़ होती है 1/60th पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन या रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। और जो 1 डिग्री होती है, जो 1/60th पार्ट होती है, वो होती है 60 मिनट्स। और जो 1 मिनट होता है वो होता है 60 सेकेंड्स। यही है डिग्री के बारे में सब कुछ। डिग्री इतनी ही है। और ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये पूरी की पूरी 360 डिग्री। तो इतना हमें डिग्री के बारे में पता है। अब डिग्री जो हम इतने टाइम से यूज़ करते आए हैं या इतना इजीली विथ ईज यूज़ करते आए हैं, वो एंगल की एसआई यूनिट नहीं होती है। एंगल की एसआई यूनिट एक थोड़ा सा अभी जो हमें अनकंफर्टेबल टर्म लगेगा या थोड़ा सा इनकन्वीनियंट टर्म लगेगा, पर वो मैथमेटिकली ज़्यादा प्योर है, वो मैथमेटिकली ज़्यादा करेक्ट है। वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है रेडियन। आई नो बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में पढ़ाया है उससे पता होगी, उस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, पर उधर बस जो फिज़िक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, इसलिए जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने के लिए या फिज़िक्स के प्रूफ्स को डिराइव करने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत है वो पहले इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। क्योंकि उस मैथमेटिक्स को जब हायर मैथमेटिक्स लेवल पे पढ़ाएंगे तो उसको बहुत विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा, वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगा, इसलिए उसे मैथमेटिक्स में धीरे धीरे लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम कैलकुलस में पढ़ेंगे जो 12th का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इतने से बेसिक कैलकुलस की या बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत फिज़िक्स में लगी, इसलिए उसे फिज़िक्स में पहले कवर कर लिया गया। तो रेडियन वही है जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ा है फिज़िक्स में, पर फिर भी हम इसे समझते हैं। ये थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंट सा टर्म लगेगा, जो डिग्री हम इतनी ईजीली यूज़ करते आए हैं वैसा नहीं लगेगा, पर हम इससे भी यूज टू हो जाएंगे, हम इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। और इसके साथ फेमिलियर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये असली एसआई यूनिट है, ये एंगल का एसआई यूनिट है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, इसलिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट। अब ये यूनिट क्यों है एसआई यूनिट? क्योंकि ये जिस तरीके से, ये जिस कंसेप्ट से हमने डिराइव करी है या डिड्यूस करी है, वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली करेक्ट है, और उसे आप चाहे कहीं पे भी यूज़ कर लो वो हमेशा करेक्ट ही होगा, और उसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन की गलती या कोई भी मामूली से अप्रोक्सीमेशंस वगैरह नहीं होंगे। मतलब अगर उसे हम सही टर्म्स में यूज़ करते हैं, मैं अब टॉपिक पे आती हूँ, मैं मेन पॉइंट बोलती हूँ। तो हाँ, आप लोग समझ गए, ये ऐसा यूनिट है। जो रेडियन मेजर होता है, मैं डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ, उसके बाद अपन उस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे कि उसका कहना क्या है। इट इज़ एन एंगल with its vertex at the center
of a circle which intercepts an arc equal in length to the radius of the circle. ठीक है, तो एक ऐसा एंगल जो उसके वर्टेक्स के साथ, मतलब वर्टेक्स अगर सेंटर का सर्कल है तो जो आर्क बनती है उस एंगल की वजह से, मतलब अगर एक सर्कल, अरे वाह, एक सर्कल का हम ये एंगल स्टडी करने वाले हैं, तो ये जो आर्क बन रही है इसकी, अगर वर्टेक्स सेंटर पे है तो ये जो सर्कल की आर्क बन रही है ये रेडियस की लेंथ के इक्वल होगी। क्या बोल रहे हैं? आर्क इज इक्वल टू रेडियस। तो जो एंगल बनेगा वो ऑफ कोर्स 1 रेडियन के बराबर होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। हम हमेशा एक से चीज डिफाइन करते हैं, तो 1 रेडियन है आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब जो थीटा है, अब मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, थीटा इन रेडियंस, इसको RAD लिखते हैं, या फिर जैसे हम डिग्री के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, वैसे ही हम रेडियंस के लिए C यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सा c, या फिर हम RAD भी लिख सकते हैं। तो थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू L अपॉन R, जिसमें L क्या है? आर्क लेंथ। मैं फिर से लिखती हूँ, एक ही चीज़ जो हमें याद रखनी है, डिग्री में हमने क्या याद रखा, उसकी डेफिनेशन कि 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, और इधर हम ये याद रखने वाले हैं कि जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर होते हैं तो जो वर्टेक्स वाला एंगल है, सर्कल के सेंटर पे जो वर्टेक्स है वो वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। इसका मतलब L इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये बेसिक सी बात है जो हमने रेडियन से समझी। रेडियन क्या है? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, जिसमें L है हमारा आर्क लेंथ, R है रेडियस, और थीटा क्या है? एंगल इन रेडियंस। तो क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब अगर 1 रेडियन होता है आर्क अपॉन रेडियस, मतलब जब आर्क रेडियस के बराबर हो, तो अगर 1 रेडियन होता है आर्क इज इक्वल टू रेडियस, तो अगर मुझे पूरे सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, मतलब 360 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है, ये निकालना हो, तो मैं क्या करूंगी? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R में L होती है आर्क लेंथ, तो मैं पूरे सर्कल की आर्क लेंथ डाल दूंगी, मतलब पूरे सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफेरेंस। पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr, और डिवाइडेड बाय R तो है ही सही, तो R से R कट गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियंस। काय के लिए? कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट रोटेशन के लिए। मतलब जहां डिग्री में 360 था, वहीं रेडियन में 2π है। क्या ये बात समझ आई? पाई क्या होता है ये तो हमें ऑलरेडी पता है, और पाई स्टोरी में आया ही क्यों? पाई जैसी गंदी सी टर्म, जो उसके नंबर्स भी, उसके डेसिमल के बाद भी इतने नंबर्स हैं, ऐसा कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ? वो हुआ डेफिनेशन की वजह से इंट्रोड्यूस। हमारी डेफिनेशन ही ये कहती थी कि एन एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेप्ट्स एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 1 रेडियन।
तो हमने उससे फॉर्मूला समझा और बनाया थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर जब हमने कंप्लीट सर्कल के लिए निकालना चाहा तो हमें मिल गया थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। तो यहाँ से पाई स्टोरी में आया, इस वजह से हमको रेडियन हमेशा पाई के टर्म्स में देखना पड़ता है। तो जो अगर मैं पाई रेडियन की बात करती हूँ तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब जो मेरा ये वाला एंगल है इसे या तो मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री या फिर मैं लिख सकती हूँ पाई रेडियंस। ठीक है, अभी मैंने सुपरस्क्रिप्ट में सी यूज़ किया है क्योंकि वो भी एंगल का एक वो भी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो क्या ये बात समझ आती है? तो ये वाला जो एंगल था 180 डिग्रीज का उसको मैं पाई रेडियंस भी कह सकती हूँ। मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये क्लियर है? यहां तक की बात समझ आई? रेडियन क्यों आया, रेडियन क्या होता है, और हमने डिग्री तो बनाया था, हमने ये बोला था कि डिग्री मतलब 1 डिग्री मतलब 1/360 मान लेते हैं, मतलब 360 कहीं ना कहीं हमने माना। पर जो रेडियंस का फॉर्मूला है, जो रेडियंस का कंसेप्ट है, वो डिग्री के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो भले ही यहाँ पे पाई इंट्रोड्यूस हो जाता है पर ये फिर भी एक बेटर यूनिट है, इसीलिए ये एसआई यूनिट है। तो अब हम इसे भी फॉलो करेंगे, हम डिग्री में भी देख लेंगे पर हमें रेडियन में भी डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब डिग्री में क्वेश्चन हो तो हमें रेडियन में बना दें, या रेडियन और डिग्री से हमें फ़र्क ही ना पड़े। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने निकले हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ये एंगल में हम ना फंसे, इतना हमें एंगल अच्छे से समझ आना चाहिए और इतना डिग्री रेडियन के बीच में हमें इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये तो मैं समझ गई कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है, ये बात तो मैं समझ गई। मतलब जो 1 रेडियन होता है वो 180 बाय पाई डिग्रीज होता है, ये बात समझ आती है? मतलब 180 अपॉन, अब मैं पाई की वैल्यू रख देती हूँ 3.14, ये होता है 1 रेडियन डिग्रीज के टर्म में। अब इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, इसका मेरे पास वो लिखा हुआ है कितना होता है, इट इज़ 0.01746 अप्रोक्सीमेटली, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाला तो है नहीं। तो 1 रेडियन इतनी सी डिग्री के बराबर होता है, मतलब 1 रेडियन 0.01 डिग्री के बराबर होता है। आप समझ रहे हैं, 1 डिग्री का 100th पार्ट होता है 1 रेडियन। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी एग्जैक्ट नंबर्स बताए उनका कुछ नहीं करना है, ये तो बस मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो अपने को डिग्री और रेडियन के बीच में बस इतना याद रखना ज़रूरी है कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन और कॉन्वर्स मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये है मेन याद रखने की बात। क्या ये बात समझ आती है? मतलब क्या हम एंगल मेजरमेंट से ऊपर बढ़ सकते हैं? क्या हम एंगल मेजरमेंट के आगे अब समझ सकते हैं, एंगल मेजरमेंट के आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले तो इस पार्ट को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ों को रेडियन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, ये जो बेसिक हमें डिग्रीज़ के लिए वैल्यूज़ पता थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, उनको हम रेडियन में क्या लिखेंगे ये फटाफट मुझे कन्वर्ट करके बताओ। 0 डिग्रीज़ तो कितना होगा? 0 रेडियन। 30 डिग्रीज़ कितना होगा? π/6 रेडियन, करेक्ट। 45 डिग्रीज़ कितना होगा? π/4 रेडियन, करेक्ट। 60 डिग्रीज़ कितना होगा? π/3 रेडियन। और 90 डिग्री कितना होगा? π/2 रेडियन। ये सब किस चीज़ को यूज़ करके किया? 180 डिग्री है पाई रेडियन,
तो 0 कितना होगा, 30 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा और 90 कितना होगा। तो हमें वो सारे के सारे आंसर्स मिल गए, 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वैसे भी मतलब फिट हो जाना चाहिए अब अंदर कि कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि साइन π/2, तो हमें ये ना करना पड़े कि अच्छा π/2 मतलब 90, फिर साइन 90 मतलब 1, तो साइन π/2 1, साइन π/2 इज इक्वल टू 1। ये बहुत जल्दी जल्दी याद होना चाहिए, ठीक है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा कि साइन π/2 कितना होता है, ये एक बड़े से क्वेश्चन के बीच में यूज आएगी बस इतनी सी नॉलेज, ठीक है। तो अब मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे अलग अलग एंगल्स के। मतलब अब हम एंगल्स चेंज करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो जानते हैं क्या होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर हम एंगल्स के साथ खेलें या एंगल्स के साथ कुछ करें, जैसे x को -x से रिप्लेस कर दिया या x को 90 डिग्री घटा दिया या बढ़ा दिया, तो हम उसे क्या लिखेंगे। जैसे अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि साइन 30 डिग्री बताएं और उसके बाद इस एंगल को, मतलब ये जो कोई ट्राइंगल होगा 30 डिग्रीज का, ये 30 से थोड़ा सा कम बना है बट ठीक है, उसको मैं बोल रही हूँ कि मैंने इस एंगल को और 30 डिग्री से बढ़ा दिया। अब मुझे इसका साइन बताओ, मतलब अब मुझे इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताओ, साइन बताओ। तो वैसे तो हमें पता है कि साइन 30 होता है 1/2, और अगर मुझे बोल दिया साइन ऑफ 30 + 30 मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री, तो मैं बोल दूंगी √3/2। पर अगर मुझे बोला है कि एक एंगल है x और उसको 30 से बढ़ा दिया, मतलब साइन ऑफ x + 30 डिग्री, तो अब मुझे आंसर बताओ कितना होगा। तो अब इसे हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है, मतलब साइन x + 30 को हम और सिंपलर टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ये अब हम पढ़ने वाले हैं, ये अब हम स्टडी करने वाले हैं। हाँ, तो मैं इधर आती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन x, कॉस x, टैन x, कोसेक x, सेक x और कॉट x, ये तो हमें पता ही है। सबसे पहले हम करेंगे कि इनको x की जगह हम -x रख देते हैं। मतलब जब हमने ऐसा रोटेशन किया था तो हम उसे x कह रहे थे, उसकी जगह अगर हम ऐसा रोटेशन कर लें तो अब हम उसे -x कहेंगे। मतलब हम इन सबके पॉजिटिव एंगल्स को अगर नेगेटिव एंगल से रिप्लेस कर दें तो इनके आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ेगा या इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम वो देखते हैं, वो समझते हैं। तो फिर ठीक है, सबसे पहले साइन के साथ देखते हैं। साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x। ये सारी जो भी अभी मैं चीज़ें लिख रही हूँ ये याद रखनी है। कोई भी अगर ऐसा पेज मिलता है जहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। वैसे भी ये सारे के सारे PDFs आपको Pardle.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पर फिर भी आपको कोई ऐसा पार्ट लगता है कि आपको ये तो रोज़ रोज़ देखना है या रोज़ रोज़ पढ़ना है तो उससे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। जैसे अब इस पेज पे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नेगेटिव एंगल के लिए क्या आउटपुट निकलेगा वो लिखने वाली हूँ, जो अपने को याद करना है। ठीक है, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, कॉस ऑफ -x इज इक्वल टू cos x। मतलब कॉस के अंदर पॉजिटिव एंगल जाए या नेगेटिव एंगल जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ता। tan ऑफ -x इज इक्वल टू -tan x। ये मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ, tan ऑफ -x इज इक्वल टू साइन ऑफ -x अपॉन cos ऑफ -x, मतलब -sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो ये मैंने tan ऑफ -x tan x क्यों हुआ ये बता दिया। अब इनके जो इन्वर्स होंगे वो तो इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे।
क्योंकि कोसेक एक्स होता है 1/sin x, तो कोसेक ऑफ -x होगा 1/sin ऑफ -x, मतलब 1/-sin x, तो बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स, sec of -x 1/cos of -x, which is 1/cos of x, which is sec of x, और cot of -x is 1/tan of -x. तो ये बात समझ आई। अब ये कुछ चीज़ें थी, मैं ऐसी ही और भी चीज़ें बता सकती हूँ, मतलब अगर π/2 ऐड कर दिया तो π/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो, या फिर 180 से घुमा दिया तो, मतलब पाई से घुमा दिया तो। लेकिन उससे पहले आप भी वो सब मेरे साथ कर पाएँ, इसलिए अपन इस बात पे ध्यान देते हैं कि अगर ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, ये एंगल के लिए क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पे एंगल होता है अपना 0 से 90, या फिर 0 से π/2। यहाँ पे एंगल होता है अपना 90 से 180, मतलब π/2 से π/2 से पाई। यहाँ पे अपना एंगल होता है 180 से 270, मतलब पाई से लेके 3 π/2, और यहाँ पे अपना एंगल होता है 270 से 360, मतलब 3 π/2 से 2 पाई। तो ये जो मेरे एंगल के वजह से अलग अलग क्वाड्रेंट्स बने हैं, उनमें मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के क्या साइन होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये याद रखने की बात है। अगर ये याद रख सकते हो तो जो मैंने पिछले पेज पे लिखा वो खुद से भी डिराइव हो जाएगा। इधर सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशोज पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ साइन लिखती तो भी काम चल जाता, क्योंकि साइन जैसा जैसा करेगा वैसा ही कोसेक करेगा। तो ये बात तो हम समझ सकते हैं, साइन पॉजिटिव होता है मतलब कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, मतलब कॉट भी पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब सेक भी पॉजिटिव होता है। तो पहले में तो सब खुशी खुशी साथ में रह रहे हैं, सब लोग पॉजिटिव हैं। सेकंड में साइन बोलता है सिर्फ मैं पॉजिटिव रहूँगा। थर्ड में टैन बोलता है कि अब मैं पॉजिटिव रहूँगा। और फोर्थ में कॉस बोलता है कि अब मैं पॉजिटिव रहूँगा। तो सेकंड में सिर्फ साइन और साइन का साथी कॉसेक पॉजिटिव हैं। थर्ड में सिर्फ टैन और टैन का साथी कॉट पॉजिटिव हैं। और फोर्थ में सिर्फ कॉस और कॉस का साथी सेक पॉजिटिव है। और पहले में सब सुखी, सब बढ़िया, सबके सब पॉजिटिव है। अभी सब बच्चे हैं, सब आपस में खेल कूद कर रहे हैं, तो माहौल ठीक है। तो अब इसके लिए बहुत सारी जगह एक वो दिया रहता है याद करने का तरीका। पहले क्वाड्रेंट में जैसे कि मैंने बताया सब पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में मैंने बताया साइन पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में मैंने बताया टैन पॉजिटिव है। और चौथे क्वाड्रेंट में मैंने बताया कोसाइन पॉजिटिव है, मतलब कॉस पॉजिटिव है। तो ये इससे बना लेते हैं ASTC, जिसके याद करने का तरीका रख लेते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। मतलब जैसे वो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल याद रखा था, वैसे ही ऐड शुगर टू कॉफ़ी से ये लोग याद रख लेते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी एक याद रखने का तरीका है। ऑल साइन टैन कॉस, तो दिस बिकम्स ऐड दिस बिकम्स ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ये याद रखने के तरीके से आपको याद रखना है, या वैसे भी इतना सा याद हो सकता है, वो टोटली अप टू यू। इससे हमें समझ आ जाता है कि पहले क्वाड्रेंट में
हर कोई पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर एंगल ऐसे जा रहा है तो यहाँ तक तो सब पॉजिटिव हैं, यहाँ से यहाँ तक साइन पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक टैन पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ तक कॉस पॉजिटिव है। अगर एंगल ऐसा जा रहा है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, फिर टैन पॉजिटिव रहेगा, फिर साइन पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे हर कोई पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, तो वो बन जाएगा माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स। टैन ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा माइनस टैन एक्स, और उनका ही उल्टा उनके सारे साथियों में। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द टेबल यू ऑल नीड टू नो। ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको ऐड शुगर टू कॉफ़ी से याद रखना है, या वो वैसे भी याद हो जाएगा, और इससे अब मैं जो अगले बहुत सारी चीज़ें करूँगी वो बहुत अच्छे से याद रह जाए। तो पहली चीज़ तो हमने ये कंसिडरेशन में ली। अब हम जो भी एंगल पे एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का चेंज देखेंगे, उसको समझने के लिए पहला पॉइंट तो हमने ये कंसिडर किया। अब हम एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होते हैं और अब कब नहीं होते हैं। मतलब अगर मैंने आपसे कहा माइनस एक्स या फिर पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, माइनस एक्स या 2 पाई माइनस एक्स एक ही बात होती है। तो जब भी मैं आप कुछ कॉमन समझे होंगे, पाई, 2 पाई, इसको ही आगे कंटिन्यू करूँ इस पैटर्न को तो 3 पाई, मतलब बेसिकली n पाई से डील कर रही हूँ। मतलब मैं एंगल को या तो n पाई, मतलब n एक इंटीजर है तो कुछ इंटीग्रल नंबर से, पाई के किसी इंटीग्रल मल्टीपल से घटा रही हूँ या बढ़ा रही हूँ, पाई के किसी इंटीग्रल मल्टीपल से घटा रही हूँ या बढ़ा रही हूँ। मतलब या तो मैंने अपने एंगल को 180 से बढ़ाया या 360 से बढ़ाया और ऐसे ही आगे बढ़ती गई। मतलब मैंने अपने एंगल को जाके 90 से नहीं बढ़ा दिया, या फिर ऐसे ही मन से 270 से नहीं बढ़ा दिया, या कुछ भी, मतलब 170, मतलब n पाई से अगर मैंने बढ़ाया या घटाया है तो मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना वो चेंज नहीं होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स का आंसर साइन के टर्म्स में ही आएगा, वो भले ही माइनस साइन एक्स आए या प्लस साइन एक्स आए, उसका आंसर साइन के टर्म्स में आएगा। जैसे कॉस ऑफ माइनस एक्स का आंसर प्लस कॉस एक्स आया या माइनस कॉस एक्स आया, ये अपन ने सोचा। पर अगर हम 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई से बड़ा या घटा रहे हैं, मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के चेंज होने का कोई डर नहीं है। वहीं अगर हम ऐसे घटा या बढ़ा रहे हैं, 2 पाई माइनस एक्स, सॉरी पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, मतलब ये पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री। अभी समझने में थोड़ी सी टाइम लगे, मतलब कौन सा रेडियन का एंगल डिग्री में कितना होता है वो अभी भले ही याद रखने में थोड़ा सा टाइम लगे, बाद में हैबिचुअल हो जाएंगे। 3 पाई बाई 2 होता है 270 डिग्रीज, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्रीज। तो अगर मैं ऐसे ही चलती जाऊँ 90, 270, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, और चलते ही जाएगा। मतलब ऑड नंबर है न्यूमरेटर में इंटू पाई बाई 2, मतलब 2n माइनस 1 पाई बाई 2 फॉर्म का कुछ। तो अगर मैं ऐसे किसी मल्टीपल से x को बढ़ा रही हूँ या घटा रही हूँ तो फिर मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना वो चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स
cos x होता है असली में। मतलब जैसे ही इधर π/2 इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही साइन का रेशो ही cos में बदल गया, मतलब साइन खुद ही cos में बदल गया। तो कौन काय में बदलता है वो अभी बता देती हूँ। एग्जैक्टली आंसर्स क्या आते हैं वो अपन सब साथ में निकालेंगे। तो साइन बदलता है cos में, cos बदलता है साइन में, tan बदलता है cot में, और sec बदलता है cosec में। वैसे ही cosec बदलता है sec में, और cot बदलता है tan में। मतलब साइन से cos के बीच में चीज़ें बदलती है, tan से cot के बीच में चीज़ें बदलती हैं, और sec से cosec के बीच में चीज़ें बदलती है। कब? जब हम ऐसे एंगल से ऑपरेट कर रहे हों या ऐसे एंगल से बड़ा घटा रहे हों, जैसे कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2. You get my point. I am talking about 2n - 1 π/2. और जब साइन साइन ही रहेगा, cos cos ही रहेगा, tan tan ही रहेगा। कब? जब मैं बात कर रही हूँ 0 की, पाई की, 2π की, 3π, 4π, 5π, मतलब nπ की। क्या ये बात समझ आती है? तो फटाफट मैं कुछ वो देती जाऊंगी, लिखती जाऊंगी। इनिशियल अपन साथ में डिराइव करेंगे, इनिशियल के आंसर्स अपन साथ में निकालेंगे। जैसे साइन ऑफ -x अगर एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे ही अब मैं बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दूंगी, मतलब एंगल्स के साथ कुछ कुछ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखूंगी, उसके अपने को आंसर निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे मैं फिर से उनको मेंशन कर ही देती हूँ। पहली चीज़ -x कर रहे हैं अपन, फिर से कर लेते हैं एक बार। साइन ऑफ -x, कॉस ऑफ -x, टैन ऑफ -x। अपन हर चीज़ साइन कॉस टैन में देखेंगे, क्योंकि सेक कोसेक कॉट में आप लोग खुद कर सकते हैं। तो ये तीनों के आंसर एक बार अपनी नोटबुक्स में लिखिए, जहाँ पे भी अभी रफ में कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फटाफट लेकर आओ, मेरे साथ साथ करो, तभी चीज़ें बनेंगी, तभी चीज़ें प्रैक्टिस में आएंगी, और तभी वो इजी गोइंग होगी, हाथ अपने आप चलेगा। तो ये तो होता है -sin x, ये होता है cos x, ये होता है -tan x। इसके लिए मैं लिख देती हूँ, cot ऑफ -x होता है -cot x, sec ऑफ -x होता है sec x, और cosec ऑफ -x होता है -cosec x। ठीक है, ये अभी तक आपने शायद अपने नोट्स में लिख लिया हो, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लो। फिर मैं सेकंड पे बढ़ती हूँ। सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल π/2 -x। तो π/2 -x क्योंकि स्टोरी में आया, मतलब अपन ने x को π/2 से 90 के साथ कुछ कर रहे हैं अपन, इसलिए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो चेंज होने ही वाले हैं, ये अपने को पता है। तो अगर मैं बोलती हूँ साइन ऑफ π/2 -x, इसका मतलब टेबल कहाँ गई अपनी वो, अभी हम इधर हैं π/2 पे, और हम -x बोल रहे हैं, मतलब हम इस जगह जाने वाले हैं। तो इस जगह पे पॉजिटिव होते हैं, इस जगह पे सबसे पहले हमें कन्वर्ट काय में करना है, हमें कन्वर्ट करना है कॉस में। इस जगह पे कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव cos x। ठीक है, अब अगर मैं लूँ cos ऑफ π/2 -x, मतलब ये π/2 हो गया और -x कर रहे हैं, तो इधर जाएंगे। अब साइन काय में कन्वर्ट होता है? कॉस में, और इस जगह पे वो क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं, तो ये बन जाएगा sin x। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है?
tan ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना है, मतलब पाई बाय टू माइनस एक्स जाने के बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और tan उस क्वाड्रेंट में कैसा है, tan उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसलिए हम पहले तो बदल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और क्योंकि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव कॉट एक्स। ठीक है, वैसे ही अगर मैं करती हूँ सेक ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, तो सेक बदल जाएगा कोसेक में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है इसलिए हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव कोसेक एक्स। ठीक है, तो कौन सी दो चीज़ों का ध्यान रखा हमने, सबसे पहले हमने पाई बाय टू को मार्क कर लिया, माइनस एक्स मतलब हम इधर आ रहे हैं, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो क्योंकि पाई बाय टू है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो चेंज करना ही है। और दूसरी चीज़ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो गिवन रेशो है, मतलब जो गिवन है, अगर tan ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स गिवन है तो हमारा जो tan है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर का साइन होगा पॉजिटिव, और हमारा आंसर क्योंकि पाई बाय टू माइनस एक्स हुआ है इसलिए tan को हम कॉट में चेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा कॉट ऑफ एक्स। तो अभी हमने इधर दो चीज़ें ध्यान रखी, पहली कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट होगा, और दूसरी कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। तो अब हम आगे कर लेते हैं, सेक का कर लिया, कोसेक का भी आप वैसे ही कर लेंगे और कॉट का भी आप कर लेंगे। मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये आपके नोट्स में होना चाहिए और आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ अपने थर्ड टाइप पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल पाई बाय टू प्लस एक्स। तो अब मैं अगर लिख रही हूँ साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, फिर से उस टेबल को ढूंढो 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 ढूंढो, मिल गई। पाई बाय टू ये रहा, प्लस एक्स मतलब इस जगह पे जा रहे हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं अपन, एंगल को बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ता तो इस डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव एंगल की बात हो रही है तो वो बढ़ता तो इस डायरेक्शन में। तो अगर पाई बाय टू मान लिया, पहले तो पाई बाय टू था ही और अब एक्स बढ़ा दिया, मतलब पाई बाय टू प्लस एक्स कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हम इधर आ गए। तो पाई बाय टू प्लस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, तो अपने को ये पता है कि ये जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और क्योंकि पाई बाय टू या 3 पाई बाय टू या 2n-1 पाई बाय टू के साथ अपन कुछ कर रहे हैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो चेंज होगा ही। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, साइन तो पॉजिटिव ही होता है इसलिए ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स। लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, इसलिए ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। टैन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, इसीलिए वो बन जाएगा माइनस टैन एक्स, सॉरी माइनस कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी तो चेंज होगा, माइनस कॉट एक्स। वैसे ही कोसेक क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है इसलिए वो बन जाएगा सेक एक्स। सेक क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है इसलिए वो बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स। क्या, माइनस, और कॉट, कॉट कितना होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस टैन एक्स। तो यहाँ पे कौन से आंसर्स में माइनस लगा, जिनके पहले वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुआ करते थे, मतलब साइन के आगे माइनस लगा क्योंकि कॉस नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉट के आगे माइनस लगा क्योंकि टैन नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कोसेक के आगे माइनस लगा क्योंकि सेक नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और टैन के आगे माइनस लगा क्योंकि कॉट नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो चेंज ही इसलिए हुए क्योंकि हम पाई बाय टू के साथ खेल रहे हैं। तो अभी भी हमने दो चीज़ें ध्यान रखी, पाई बाय टू के साथ खेल रहे हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है। ठीक है, अब मैं आती हूँ
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ पाई माइनस एक्स। तो क्योंकि हम पाई के साथ मतलब एन पाई के साथ खेल रहे हैं, इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज नहीं करने हैं। क्या इनको चेंज करना है? नहीं, इनको चेंज नहीं करना है। अब पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाता है वो लिख के रख लेते हैं अपन सबसे ऊपर। तो ये तो रही अपनी पाई माइनस एक्स, मतलब एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में जहां बढ़ता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो पाई माइनस एक्स मतलब हमें इधर जाना है, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में ही है अपन। तो इधर अपन लिख लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो साइंस थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे अब की बार वो नहीं पलटेंगे। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन एक्स। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस कॉस एक्स। टैन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस टैन एक्स। कोसेक ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है? कोसेक एक्स। कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस कॉट एक्स। और सेक ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस सेक एक्स। ओके, गुड टू गो। आगे बढ़ सकती हूँ मैं। माइनस किन के आगे लगा? जिनके ऑलरेडी होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो चेंज ही नहीं हुआ इसलिए बात ही खड़ी नहीं होती। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा। टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा। और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा। और आंसर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज नहीं हुए क्योंकि हम एन पाई प्लस माइनस एक्स कर रहे थे। फिफ्थ आपको भी समझ आ गया है, पाई प्लस एक्स की बात होने वाली है इधर। पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? ये रहा पाई और प्लस, मतलब इधर हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट का होता है, मतलब टैन और कॉट के अलावा सबके साइन नेगेटिव होंगे। तो हम आ गए हैं अब थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये है एन पाई, मतलब इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब एन पाई फॉर्म का है। पाई लिखा हुआ है इसलिए ये एन पाई फॉर्म का है, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2n माइनस 1 पाई बाई 2 फॉर्म के थे। तो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होंगे। चलो, दोनों प्रॉपर्टीज जो दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्लियर हो गई। अब फटाफट मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप इन सब के आंसर लिखिए। जिस स्पीड से मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उस स्पीड से अब आप इन सब के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। पहला वाला क्या था? साइन पाई प्लस एक्स। साइन चेंज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होने वाला है? बिल्कुल नहीं। और साइन किन किन का चेंज होने वाला है? टैन और कॉट को छोड़ के सबका, मतलब साइन का साइन चेंज होगा, कॉस का साइन चेंज होगा, सेक का साइन चेंज होगा और कोसेक का साइन चेंज होगा। बस टैन और कॉट का साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर माइनस आने वाला है, इधर माइनस आने वाला है, इधर माइनस आने वाला है, इधर माइनस आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होने नहीं वाले हैं। तो ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया कॉस एक्स, ये बन गया टैन एक्स, ये बन गया सेक एक्स, ये बन गया कोसेक एक्स और ये बन गया कॉट एक्स। क्या सारे सही हैं? क्या यहाँ तक का फंडा एकदम क्लियर हो चुका है? क्या हम ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है? मतलब अब हम ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखने की बजाय अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं। अभी खैर और बचे हैं 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। सिक्स्थ है ना ये, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। मतलब ऐसे में ये वाला जो पार्ट है ये इससे पीछे आना है, मतलब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहना है।
और 3π/2 है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होंगे। ठीक है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी चेंज करना है और हमें थर्ड क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, मतलब हमें टैन और कॉट के अलावा हर चीज को नेगेटिव करना है। साइन 3π/2 माइनस एक्स, कॉस 3π/2 माइनस एक्स, टैन 3π/2 माइनस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, sec 3π/2 माइनस एक्स, cosec 3π/2, 3π/2 माइनस एक्स। कौन कौन नेगेटिव होंगे? टैन और कॉट को छोड़ के सब। साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा? हाँ होगा, मतलब साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टैन बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा टैन, सेक बन जाएगा कोसेक, और कोसेक बन जाएगा सेक। बहुत बढ़िया, अगर अपन लोगों के सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी 2-3 और बचे हैं, वो ट्राई कर लेना। अगर वो भी नहीं होते हैं तो फिर से ये जो पूरा का पूरा थ्योरी थी इसे स्टार्ट करना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हम बस रेशोज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी हम बस एंगल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रेशोज़ क्या बनेंगे इस पर स्टडी कर रहे हैं। 7th 3π/2 प्लस एक्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 3π/2 इधर और प्लस मतलब आगे पॉजिटिव डायरेक्शन, 3π/2 इधर और आगे, मतलब हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। और क्योंकि ये 3π/2 है मतलब 2n-1 π/2 फॉर्म का है, इसलिए हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी चेंज करेंगे। तो ये आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेलकम। इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। फिर से मैं लिख रही हूँ, आप इसी स्पीड से आंसर लिखते जाइए। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन नेगेटिव होंगे, किन किन का साइन चेंज होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होते हैं। साइन नेगेटिव होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है और कॉट नेगेटिव होता है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस का, तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब अपन 3π/2 की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। तो साइन का बना दो कॉस एक्स, कॉस का बना दो साइन एक्स, टैन का बना दो कॉट एक्स, कॉट का बना दो टैन एक्स, कोसेक का बना दो सेक एक्स, और सेक एक्स का बना दो, सॉरी सेक ऑफ 3π/2 प्लस एक्स का बना दो कोसेक एक्स। ये भी कर लिया। 8th 2π माइनस एक्स, 2π माइनस x. So where are we? We are 2π minus x, मतलब in the fourth quadrant. Okay. So because it is 2π, इसलिए trigonometric ratio won't change and it is the fourth quadrant. So anything except cos and sec would be negative. So if I write sine of 2π minus x, it becomes minus sin x. If I write cos of 2π minus x, it becomes cos x. If I write tan of 2π minus x, it becomes tan of मतलब minus tan x. If I write sec of 2π minus x, it becomes
sec x. If I write cosec of 2 pi minus x, it is minus cosec x. And when I write cot of 2 pi minus x, it is equal to minus cot x. Is this clear? Was this easy? ऐसे तो हम बढ़ते ही चले जा सकते हैं, हम कितने भी कर सकते हैं, पर ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। इसके बाद आप तरीका समझ गए होंगे और होपफुली समझ ही गए होंगे, नहीं तो एक बार फिर से पॉज करके सोचने की कोशिश करना। दो ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बैक टू स्क्वायर वन, हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। और ये जो हमारा एंगल है वो किस टाइप का है, 2n-1 π/2 टाइप का है या n पाई टाइप का है। उससे हमें समझ आएगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज करना है या नहीं करना है, और उससे हम निकाल लेंगे हमारे सारे के सारे आंसर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर कोई पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई पॉजिटिव ही होता है, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज करना नहीं है। इसलिए हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे और सबका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये तो बहुत इजी केस है। नो डाउट ये तो सबको आ गया होगा। ये तो मतलब बचपन में 5 की टेबल जैसी लगती थी वैसा केस था, ये तो सबसे इजी था। ऐसे तो आगे बहुत बन सकते हैं, जैसे मैंने +x -x किया, जैसे मैंने π/2 +x π/2 -x किया, जैसे मैंने पाई +x और पाई -x किया, फिर 3π/2 +x और 3π/2 -x किया, 2π +x और 2π -x किया। वैसे ही मैं आगे तो बढ़ते ही चली जा सकती हूँ, 5π/2 +x 5π/2 -x, ऐसी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। पर हम एंगल असली में घूमता तो उसके ऊपर ऊपर ही है ना। हम एक चक्कर पूरा घुमाने के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एंटर करते हैं। तो अगर 5π/2 +x करते हैं मतलब हम एक चक्कर फिर इधर और फिर थोड़ा सा +x, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे। इधर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो भले ही हम हमारे इसको कितना हम ऐड कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को कितना ही बढ़ा लें, पर हम उन्हीं चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में लाए करेंगे, हम उन्हीं चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में एंड अप करेंगे। तो ये लिस्ट तो चलती ही जा सकती है, पर हमने इतने सारे जो समझे और कन्वर्ट करे, हमने ये सारे जो साथ में कन्वर्ट करें, उससे हमें कुछ बातें समझ आई होंगी। तो मैं समराइज़ कर देती हूँ अपने को याद क्या रखना है। पहली चीज़, या तो आप इसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी से याद रख लीजिए, या इस ग्राफ पे यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। ऐसे याद रख लीजिए। फिर मेरा सेकंड पॉइंट था पाई 2π ... n पाई फॉर्म में जब हम आगे या पीछे जाते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं करते हैं। और मेरा थर्ड पॉइंट था कि जब हम π/2 3π/2 मतलब कि 2n-1 π/2 में आगे पीछे जाते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। अब मैं इस ग्राफ में इसे समराइज करने वाली हूँ। यहाँ पे जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं
वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इस जगह से इस जगह जाने में हमारा जो साइन है वो कॉस बन जाता है, हमारा जो टैन है वो कॉट बन जाता है, और हमारा जो सेक है वो कोसेक बन जाता है। ये इंटर कन्वर्जन्स होते हैं जब भी हम सीधी एक्सिस को क्रॉस करते हैं, मतलब जब भी हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं, इस लाइन को जब भी हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमारा साइन कॉस बन जाता है, हमारा टैन कॉट बन जाता है, और हमारा सेक कोसेक बन जाता है। जब भी हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और जब भी हम इन चीज़ों का जब भी हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करते हैं, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना। जब भी हम इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जब भी हम इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें इसका ध्यान रखना है। फिर जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बस, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं बस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं बस। तो ये मैंने समराइज कर दिया साइन को, कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन क्या होता है, कौन से एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं तो कौन किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, और सेक कोसेक में चेंज होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होते हैं। 3 पॉइंट इस स्क्रीन में समराइज्ड हैं। यहाँ से आप सारे के सारे एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज कर सकते हैं। हम बस एक लास्ट पॉइंट जो अपना ऑब्जर्वेशन था वो एक डेफिनेशन के तरीके से फिर से बता रही हूँ, मतलब वो हमने ऑब्जर्व किया ही होगा, उसे मैं बस रिपीट कर रही हूँ और फिर ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा लग रहा है ना वो रिसेस की घंटी बज जाती है पर उसके बाद मैम छोड़ती नहीं है, तो नहीं, अपन बस ये लास्ट चीज़ कर रहे हैं, उसके बाद अपन कंप्लीट हो जाएगा। नोटिस किया होगा कि साइन ऑफ 2π + x साइन x था, कॉस ऑफ 2π + x कॉस x ही था, साइन ऑफ 3π + x माइनस साइन x होगा, कॉस ऑफ 3π + x माइनस कॉस x होगा। जैसे साइन ऑफ पाई + x माइनस साइन x था और कॉस ऑफ पाई + x माइनस कॉस x था, पर साइन ऑफ 4π + x साइन x होगा, और कॉस ऑफ 4π + x कॉस x ही होगा। इसका मतलब जब भी अपन साइन या कॉस को 2nπ से बड़ा या से बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो वही आउटपुट दे रहा है। मतलब समझो उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि आपने 2nπ ऐड किया भी या नहीं किया, तो इस बात से उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या ये मैं बोल सकती हूँ कि साइन की जो वैल्यू है उसमें अगर आप 2π ऐड भी कर दो तो भी साइन वही वैल्यू देगा। मतलब साइन अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो वो 2π के बाद भी वही वैल्यू देगा, कॉस कोई वैल्यू दे रहा है तो वो 2π आगे बढ़ने के बावजूद वही वैल्यू देगा। तो साइन और कॉस 2π के बाद रिपीट होते हैं, साइन और कॉस 2π के बाद रिपीट होते हैं। साइन 0
और साइन 2 पाई इक्वल होता है साइन 0, साइन 2 पाई और साइन 4 पाई इक्वल होता है साइन x साइन 2 पाई प्लस x और साइन 4 पाई प्लस x, या फिर साइन 6 पाई प्लस x, या फिर साइन 2n पाई प्लस x इक्वल होते हैं। वही सेम ऑब्जर्वेशन कॉस में भी। इसका मतलब कॉस और साइन पीरियोडिक फंक्शन है, माने वो एक दूसरे को, वो अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। रिपीटेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? वो एक दूसरे को, वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। वो कब रिपीट करते हैं? 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। मतलब इनका पीरियड कितना है? 2 पाई। किन की बात हो रही है? साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा और कॉस थीटा 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करते हैं, इसलिए वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिसका पीरियड है 2 पाई। ये हमने आज की क्लास से बस एक चीज़ ऑब्जर्व करी, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं ये अपन धीरे धीरे समझ लेंगे। वैसे तो आपको बात समझ आई गई होगी, जो रिपीट होते रहते हैं, जो एक पीरियड के बाद रिपीट होना चालू कर देते हैं। मतलब वो एक्स पे भी उतनी ही वैल्यू देंगे और 2 पाई प्लस एक्स पे भी उतनी ही वैल्यू देंगे। तो बस यही अपन आज क्लास कंप्लीट करते हैं। आज अपन अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। अपन ने कितनी चीज़ें सीखी? अपन ने एंगल मेजरमेंट सीखा, रेडियन सीखा आज अपन ने नई चीज़, और उसके बाद अपन ने रेडियन में एंगल्स को हम जब बढ़ाते या घटाते हैं तो उनका आउटपुट क्या निकलता है ये सीखा। उसके लिए अपन ने 3 बेसिक चीज़ें सीखी जिनसे अपन वो सारी चीज़ें बाय हार्ट कर सकते हैं या उन्हें लॉजिकली हर बार डिराइव कर सकते हैं। और उसके बाद अपन ने बस एक ये कंक्लूजन बनाया, ये ऑब्जर्वेशन लिया कि पीरियोडिक फंक्शन है साइन और कॉस, मतलब वो 2 पाई के बाद खुद को रिपीट कर रहे हैं। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करें। वो बहुत इजी है, वो बस रेडियन और डिग्री में इंटर कन्वर्जन है। और मेरी तरफ से होमवर्क ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पीरियोडिक हैं या नहीं, और अगर वो पीरियोडिक हैं तो उनका पीरियड क्या है, मतलब वो किस इंटरवल के बाद, किस वैल्यू ऑफ एंगल के बाद रिपीट होना चालू होते हैं, ये आप ऑब्जर्व करिएगा या ये आप पता करिएगा, और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो या ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने प्रोग्रेस करी हो, ऑफ कोर्स अपन ने करी है, तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हियर फॉर यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट एंड योर बेनिफिट ओनली। एंड आई विल स्टॉप राइट हियर। गुड डे, टेक केयर, पीस आउट।